नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहाँ होती है नंबर वन पढ़ाई। और पॉलिटी में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है इंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन को हम कंप्लीट कर चुके, बड़ा लंबा चैप्टर था। अभी हम इंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन का मतलब ये था कि भैया सेंटर जो है हमारा, यूनियन गवर्नमेंट जो है, और जो बाकी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में रिलेशन अच्छा रहे। और अच्छा नहीं है तो किन कारणों से नहीं है, उसके लिए कौन कौन सी कमेटी ने क्या क्या रिपोर्ट दी, वो सारी हम पढ़ चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि दो स्टेट्स के बीच में, एक स्टेट है और दूसरी स्टेट है। जैसे मान लो राजस्थान और हरियाणा के बीच में कैसे रिलेशन है, हरियाणा और पंजाब के बीच में कैसे रिलेशन है, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में कैसे रिलेशन है। इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के बीच में रिलेशन कैसे चल रहे हैं, और उन रिलेशंस को सुधारने के लिए, उन संबंधों को सुधारने के लिए हम और भारत सरकार ये सब क्या क्या कर रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे, ठीक है। The successful functioning of the Indian federal system depends not only on the harmonious relation and close cooperation between the center and the state, but also between the states inter se. Hence, the constitution makes the following provision with regard to the interstate committee. तो बोला कि साहब अच्छा देश आराम, हमारा देश जो आराम से चले, देश में सारा काम बढ़िया हो, उसके लिए यही जरूरी नहीं है कि सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन अच्छा हो, बल्कि स्टेट और स्टेट के बीच का रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए। दोनों के संबंध अच्छे होंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे तो पूरे देश का विकास होगा। संबंध अच्छे नहीं होंगे, साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तो देश का विकास में समस्याएं आएगी। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, और क्या बोला इसने? एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। देखो क्या लिख रहा, किस किस के लिए, किस किस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है प्रोविजंस। एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। सबसे बड़ा जो अगर कोई कारण मेरे को पूछो ना कि भाई अलग अलग स्टेट भारत के क्यों लड़ते हैं, सबसे मेन कोई कारण बताओ इसके ऊपर अलग अलग स्टेट लड़ सकते हैं, तो वो है वाटर डिस्प्यूट। अब वाटर डिस्प्यूट में समस्या क्या है कि मान लो ये एक स्टेट है और उसके उसकी बाउंड्री लगा के दूसरा स्टेट है। अब एक नदी जाती है, अब उस नदी को तो पता नहीं है ना कि ये दो दो अलग अलग स्टेट है, वो तो इस स्टेट से निकल के उस स्टेट में चली जाएगी। तो फिर उस पानी के लिए वो लड़ते हैं कि वो कोई बोलता है कि भाई इस नदी में ज़्यादा पानी हमारा है, ज़्यादा हिस्सा हमारा है। दूसरा बोलता है नहीं भाई तुम्हारा ज़्यादा हिस्सा नहीं है, मेरा ही ज़्यादा हिस्सा है। तो उस पानी के लिए लड़ाई होती है। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, जो लड़ाइयाँ होगी उनको सुलझाने के लिए प्रोविजन कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाता है। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल मैंने बताया था कि अलग अलग जो है स्टेटों की काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें उन सभी स्टेटों से लोग आके बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और बातचीत के द्वारा कोई भी समस्या उनको हो तो उस समस्या का वो समाधान निकालते हैं। तीसरे नंबर का म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भैया कोई भी स्टेट की जो जुडिशियल एक्ट होंगे और प्रोसीडिंग होगी, उनकी म्यूचुअल रिकॉग्निशन की जाएगी। जैसे राजस्थान के कानूनों को गुजरात रिकॉग्नाइज करेगा, गुजरात के कानूनों को राजस्थान रिकॉग्नाइज करेगा, तमिलनाडु कानूनों को राजस्थान रिकॉग्नाइज करेगा, राजस्थानी कानूनों को तमिलनाडु रिकॉग्नाइज करेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई ये तो राजस्थान का कानून है, हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं, ऐसा वो करेंगे। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। चौथे नंबर पे फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। चौथी चीज ये बोली कि साहब कोई भी स्टेट इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स पे बैन नहीं लगाएगी। यानी अगर राजस्थान से कोई बेचना चाहता है कोई भी माल हरियाणा में, तो हरियाणा गवर्नमेंट उस पर रोक नहीं लगाएगी। गुजरात से अगर कोई राजस्थान में माल बेचना है तो राजस्थान गवर्नमेंट उस पर रोक नहीं लगाएगी, जब तक कि उन्होंने स्पेसिफिकली कोई कानून ना बना रखा हो। अब जैसे राजस्थान में दारू बिकती है, उस पर कोई भी बैन नहीं है, लेकिन राजस्थान से पड़ोस में है गुजरात, गुजरात में दारू पे बैन है। तो अगर राजस्थान से कोई दारू बेचने गुजरात में जाएगा तो गुजरात गवर्नमेंट रोक सकती है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली उसको बैन करने के लिए कानून बनाया हुआ है। लेकिन नॉर्मली और बाकी कोई चीज़ है, जैसे राजस्थान से मान लो कुछ जाता है, जैसे राजस्थान में क्या बनता है, राजस्थान में मान लो बाजरे की रोटी बनती है, बाजरे की रोटी हम गुजरात भेजते हैं बेचने के लिए, तो गुजरात गवर्नमेंट उसको रोकेगी नहीं, क्योंकि बाजरे की रोटी पे कोई बैन नहीं लगाया हुआ है ना, तो बाजरे की रोटी बेच सकती है। वैसे गुजरात वाले थेपले इधर बेचते तो हम भी उनके थेपले नहीं रोकेंगे, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को जो उसका फ्रीडम है किसने दिया? ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को पता था कि स्टेट वाले आपस में लड़के, हो सकता है बोल दे, मान लो गुजरात की राजस्थान की लड़ाई हो जाए, वो बोले भाई तुम्हारा सामान हम नहीं बिकने देंगे और हमारा सामान फिर वो नहीं बिकने देंगे, तो इससे होगा क्या? स्टेट में तो लड़ाई होगी तो किसके बीच में होगी? नेताओं के बीच में होगी, लेकिन नुकसान किसका होगा? सामान्य जनता का होगा, क्योंकि दुकानें कौन खोलता है? सामान्य जनता खोलती है। किसकी दुकानें होती है? सामान्य लोगों की होती है। तो ये नुकसान ना हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने बोल दिया कि भाई इसमें ट्रेड वेड करने की फ्रीडम रहेगी, स्टेट वाले उसको रोकेंगे नहीं, है ना। In addition to the Journal Council have been established by the Parliament to promote interstate cooperation and coordination। क्या बोल रहे हैं कि साहब ये तो हमने पूरे ऊपर जो प्रोविजन बनाया वो तो बनाया, उसके अलावा हमने जोनल काउंसिल भी बनाई है। जोनल काउंसिल कुछ नहीं होती, अलग अलग जोन में बांट दिया गया भारत को, और उस जोन में जो जो स्टेट आती है ना, उनकी एक काउंसिल बना दी, उससे सभी स्टेट से कुछ कुछ लोगों को बुलाते हैं, बोलते चाय पानी पियो, मीटिंग करो, और बातचीत से अपने कोई भी तुम्हारे कोई भी सिकवे गिले हो तो उसको दूर कर लो, बस और कुछ नहीं, है ना।
इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, सबसे बड़ी इंटर स्टेट रिलेशन में जो अगर कोई मुद्दा है तो वो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स का। यानी पानी की समस्याएं, पानी की लड़ाइयाँ बहुत होती है। पानी बहुत ज़रूरी है और हर स्टेट को पानी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, किसी ऊपर वाली स्टेट से नदी बह के आ रही होती है ना, तो नीचे वाली स्टेट वाले क्या बोलते हैं कि भाई इस ऊपर वाली स्टेट ने तो हमारा पानी रोक लिया, ये तो हमारे हिस्से का पानी खा रही है, इससे हमारा पानी दिलाओ। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को भी पता था कि ये वाटर डिस्प्यूट अभी भी हो रहे थे, उस टाइम भी हो रहे थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। उनको ये भी पता था कि आगे भी वाटर डिस्प्यूट बहुत सारे होंगे। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक आर्टिकल लिख दिया जो वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल नंबर 262, यानी 262 नंबर का अनुच्छेद जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो आर्टिकल 262 में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, दो राज्यों के बीच में पानी का विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में पानी का अगर कोई विवाद होगा तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा। इसने दो प्रोविजन बनाए। क्या बनाए? पहला ये बनाया कि पार्लियामेंट में का मतलब पार्लियामेंट कर सकती है। देखो जहां पे भी में लिखा हुआ आ जाए ना, तो इसका मतलब पार्लियामेंट कर सकती है, अगर पार्लियामेंट की इच्छा हो तो। इच्छा ना हो तो ना भी करे तो कोई जरूरी नहीं है करना, है ना, लेकिन कर सकती है। लेकिन जहां पे सेल लिखा हुआ आ जाए ना, सेल सेल का मतलब होता है कि भाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? में, इसका मतलब पार्लियामेंट चाहे तो कर सकती है। क्या कर सकती है? बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। तो बोले कि साहब पार्लियामेंट कानून बना के एडजुडिकेशन कर सकती है किसी भी डिस्प्यूट का और किसी भी कंप्लेंट का। यानी पार्लियामेंट के पास में कोई भी ऐसी डिस्प्यूट आता है, कोई भी ऐसी कंप्लेंट आती है, तो पार्लियामेंट कानून बना के उसका एडजुडिकेशन यानी उसका समाधान कर सकती है। किस चीज से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट होगा? इन रिस्पेक्ट टू यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। तो किस चीज का डिस्प्यूट होगा इसका पार्लियामेंट समाधान करेगी? कि भाई इंटरस्टेट अगर कोई रिवर है यानी नदी है, रिवर वैली है, तो उसके वाटर को कौन यूज करेगा, कौन उस पर कंट्रोल करेगा और कौन उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उस पर अगर कोई विवाद हो रहा है दो स्टेट के बीच में, तो पार्लियामेंट कानून बना के उसका समाधान कर सकती है। तो पार्लियामेंट को यहाँ पे जज की पोजीशन में बैठा दिया कि भाई ये स्टेट नंबर 1 है, ये स्टेट नंबर 2 है, ये दोनों लड़ रही है, तो ये दोनों पार्लियामेंट के पास जाएंगे। और पार्लियामेंट को आर्टिकल 262 ने ये अधिकार दिया है कि साहब आप जो है कानून बना के इनके बीच की लड़ाई का समाधान कर दो। आप देखो किस बात पर लड़ाई हो रही है, फिर ठीक से उसका समाधान करके उसके ऊपर कानून आप बना सकते हो। किसको दिया गया अधिकार? पार्लियामेंट को। लेकिन यहाँ पे मैं लिखा हुआ है तो इसका मतलब पार्लियामेंट बना सकती है, जरूरी नहीं है पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है। दूसरे नंबर का, पार्लियामेंट में वापस से में है, ऑल्सो प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट। तो देखो पार्लियामेंट को दो अधिकार दिए गए हैं ना। ये स्पेसिफिकली किसके लिए बोला जा रहा है? ये स्पेसिफिकली बोला जा रहा है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए। किसके लिए बोला जा रहा है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए। मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं एक बार। अच्छा जी, लिख दो। देखो आर्टिकल नंबर 262 याद कर लेना इसको, ना आर्टिकल का नाम याद होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 262 किससे जुड़ा हुआ है? आर्टिकल नंबर 262 जुड़ा हुआ है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ISWD। ठीक है, ये भी शॉर्ट में लिख देता हूँ, इससे जुड़ा हुआ है। इसमें क्या प्रोविजन दिए हुए हैं? पहला प्रोविजन तो ये दिया हुआ है कि पार्लियामेंट में जहाँ पे आता है तो मतलब पार्लियामेंट चाहे तो कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं करेगी। क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, और कानून बना के क्या करेगी? सोल्व कर सकती है। क्या सोल्व करेगी? डिस्प्यूट सोल्व करेगी। किससे जुड़ा हुआ डिस्प्यूट सोल्व करेगी? यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट। किसके यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट सोल्व करेगी? किसी भी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट हो। ठीक है, तो इसको पार्लियामेंट सॉल्व कर सकती है। पहली बात तो ये लिखी हुई है वहाँ पे, इन्हें कानून बना के कर सकती है पार्लियामेंट। ठीक है। दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि साहब पार्लियामेंट है ना, दूसरी बात ये लिखी हुई है कि पार्लियामेंट में एक्सक्लूड कर सकती है, यानी कि हटा सकती है ये जो मामला है ना। क्योंकि देखो कोई भी मामला हो भारत में कोई भी किस्सा हो, कोई भी मामला हो, उसको लेके कोई भी आदमी कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट में जाने का अधिकार सभी सभी चीज़ों के लिए होता है, सभी चीज़ों के लिए, कहीं भी रुकावट नहीं लगी हुई। लेकिन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जहाँ पे खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को अधिकार दिया है कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की पावर पे इस केस में रोक लगा सकती है कि अगर दो स्टेट के बीच में अगर पानी को लेके कोई लड़ाई है तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे उनके ऊपर कोई फैसला नहीं सुनाएगा। उस लड़ाई के बीच पे, उस लड़ाई में फैसला कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको एक्सक्लूड कर सकती है कि भाई ऐसे पानी वाले मुद्दों पे तुम अपना ज्ञान नहीं दोगे। अगर तुम्हारे पास आते हैं तो तुम ऐसे बोलोगे कि भाई संविधान ने जो है ये पावर पार्लियामेंट को दी है, तो आप सबसे पहले पार्लियामेंट के पास जाओ, हमारे पास मत आओ, हमारे को ये पावर नहीं है। तो दूसरे नंबर पे ये आर्टिकल ने बोला। ऐसा क्यों बोला? सुप्रीम कोर्ट को इनको क्यों हटाया गया? क्योंकि देखो ये कोर्ट जो होते हैं ना, ये कानून के हिसाब से चलते हैं भाई।
कोर्ट चलता है कानून के हिसाब से, जो कानून लिखे हुए हैं पहले से है ना उनके हिसाब से, वो जज उसी में ट्रेंड होए हुए रहते हैं, उनका दिमाग एकदम वैसे ही सेट रहता है रोबोट के जैसे, वो कानून ही चलता है उनके दिमाग में। लेकिन पानी का मुद्दा भाई कानून से सोल्व नहीं हो सकता ना। पानी बहुत एक अलग ही टाइप की चीज़ है यार, पानी की राजनीति। पानी के ऊपर तो वोट ले लेके जीत जाते हैं लोग, पानी जुड़ा हुआ है लोगों के दिलों से, क्योंकि लोग भारत में खेती करते हैं। अब खेती के लिए पानी चाहिए। अब किसी और स्टेट ने मान लो पानी रोक रखा है और वहाँ वाले नेता उनको भड़का दे लोगों को, कह रहे ये तो हमारा पानी खा रहे हैं, खा रहे हैं। अब भाई कोर्ट तो अपने अपने क्या बोलते हैं उसके हिसाब से फैसला सुना देगा, कानून के हिसाब से। अब हो सकता है वो लोगों को अच्छा नहीं लगे, वहाँ पे दंगे वंगे भड़क जाए, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाए। तो कोर्ट को इस मामले में कैपेबल नहीं माना गया, सक्षम नहीं माना गया कि कोर्ट भाई पानी का बंटवारा नहीं कर सकता, वो कानून के हिसाब से नहीं होगा। वहाँ पे तो एक कमेटी वमेटी कुछ बनेगी, एक एक बोर्ड बनेगा, वाटर बोर्ड बनेगा है ना, ट्रिब्यूनल बनेगी, कुछ बनेगी। वो लोग जाएंगे वहाँ पे, जाके देखेंगे कि हाँ भाई कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने लोगों को आवश्यकता है, लोगों से मिलेंगे, ये सारा काम करना पड़ेगा। जज तो ये कर नहीं सकता, जज तो अपना कोर्ट में बैठ के सुनाएगा सब कुछ। तो इसके लिए अलग सिस्टम बनाया जाएगा कि भाई वो लोग जाके फिर करे सोल्व, ताकि लड़ाई वड़ाई नहीं हो और आराम से शांति से काम हो जाए। इसीलिए पार्लियामेंट ने क्या किया, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया किसको, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, कि भाई तुम पानी से रिलेटेड तुम मुद्दे मत सुनना, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम मत सुनना। ये पार्लियामेंट वाले अपने आप सुन लेंगे। 262 आर्टिकल में लिख भी दिया, 262 आर्टिकल में ये भी लिख दिया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ, पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट। तो ना ही तो सुप्रीम कोर्ट इसके मामले में टांग लगाएगा पानी के मामले में, और ना ही कोई और कोर्ट लगाएगा, ऐसा लिख दिया गया, ठीक है। अंडर दिस प्रोविजन द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड टू लॉज। इस प्रोविजन में पार्लियामेंट ने दो कानूनों को इनेक्ट किया, दो कानूनों को लागू किया। एक सेकंड देना मुझे, मैं एक बार एक चीज चेक करता हूँ, बहुत जरूरी है। दो, हाँ ठीक है, अच्छा। दो कानूनों को लागू किया पार्लियामेंट ने, इस इन प्रोविजन को, दो आर्टिकल 262 के प्रोविजंस को काम में लेके कौन से कानून लागू किए पार्लियामेंट ने। एक तो द रिवर बोर्ड एक्ट 1956 एंड द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो एक तो रिवर बोर्ड एक्ट बनाया गया और एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बनाया गया। ये दोनों 1956 में बनाया गया। अब रिवर बोर्ड का मतलब क्या होता है, बोर्ड का मैंने एक बार बताई थी, बोर्ड कुछ नहीं होता, 5-4 आदमियों को लाकर बिठाया जाता है, उनको एक काम दे देते हैं कि भाई तुमको ये काम करना है, तो तुम सब मिलकर काम करके हमारे को रिपोर्ट अपनी दो। तो यहाँ पे क्योंकि ये रिवर बोर्ड है, तो ऐसे आदमियों को लाएंगे जिनको पानी वानी की ज़्यादा समझ है ना, खेती वेती की ज़्यादा समझ है। फिर ये जब किसी स्टेट के बीच में ये लड़ाई होगी पानी की, तो वो बोर्ड बिठाया जाएगा, नया बोर्ड बनाया जाएगा, और उसको बोलेंगे कि भाई तुम जाओ देखो किसको कितना पानी चाहिए, कौन ज़्यादा ले रहा है, कौन कम ले रहा है, उसके हिसाब से हमें रिपोर्ट दो। फिर वो बोर्ड सभी से मिलेगा, सभी की आवश्यकता देखेगा, कितने लोग इधर खेती करते हैं, कितने लोग उस स्टेट में खेती करते हैं, किसको पानी ज़्यादा चाहिए, किसको पानी कम चाहिए, और वो सारी चीज़ें देख दुखा के सभी से बात करके आगे अपनी एक रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट के आधार पर फिर पार्लियामेंट उसके ऊपर एक कानून बना के उनका फैसला कर देगी, किसको ज़्यादा पानी मिलेगा, किसको कम मिलेगा, और कुछ नहीं, बस ये सिंपल चीज़ है एकदम, है ना, बस नाम बना दिया गया। क्योंकि कानून के द्वारा ही, किसी कानून को बनाए बिना संसद कोई काम कर नहीं सकती। तो अगर बोर्ड भी बनाना तो उसके लिए भी कानून बना दिया इन्होंने, रिवर बोर्ड एक्ट और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, कि भाई उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशन बनाने, उनके लिए भी एक कानून बना दिया। दोनों कानून बने कब, 1956 में। The River Board Act provides for the establishment of the River Board for the regulation and development of interstate river and river valleys. A river board is established by the central government on the request of the state government concerned to advise them. तो बताया ना मैंने कि वो जो भी स्टेट गवर्नमेंट जब उनके बीच में लफड़ा होता है, तो वो जब स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है सेंटर से, तो वो एक बोर्ड बना देते हैं उस रिवर के लिए, जिस भी रिवर के पानी, यानी कोई भी नदी के लिए झगड़ा हो रहा है, उस नदी के लिए स्पेशल बोर्ड बना देंगे। और फिर वो बोर्ड वाले उसी को देखेंगे कि क्या झगड़े का जड़ क्या है, कैसे इसको हम सुलझा सकते हैं, वो सारा उनको राय देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। The Interstate Water Dispute Act empowers the central government to set up an ad hoc tribunal for the adjudication of a dispute between the two or more states in relation to the waters of an interstate river or river valley. The decision of the tribunal would be final and binding on the parties to the dispute. Neither the Supreme Court nor any other court is to have any jurisdiction in respect of any water dispute which may be referred to such tribunal under this act. तो मैंने बताया कि जो रिवर बोर्ड एक्ट बना है ना, उसमें तो क्या बोलते हैं कि जब दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो रही है, तो पार्लियामेंट के पास जाएगी कि भाई देखो हमारी इस रिवर को लेके, इसके पानी को लेके लड़ाई हो रही है, आप इसका सुलझाओ। तो फिर पार्लियामेंट उस रिवर के लिए एक बोर्ड बना देगी, फिर बोर्ड वाले उनकी बातें सुनेंगे, देखेंगे पानी की दर किसको कितना चाहिए, वो सारी बातें कर कर आगे, और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देंगे कि भाई इस तरीके से आप अपना सुलझारा कर लो, अपनी लड़ाई को सुलझा लो। लेकिन बोर्ड की राय को मानना स्टेट्स के लिए जरूरी नहीं है, हो सकता है मान ले, उनको अच्छी लगे एडवाइस, वो मान ले कि ठीक है चलो हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके लिए मानना जरूरी है नहीं, ठीक है, तो बोर्ड वाला हिस्सा तो खत्म हो गया, ठीक है। रिवर बोर्ड एक्ट जो बनाया, उससे जो बोर्ड बनाया, बोर्ड का तो खत्म हो गया, क्योंकि बोर्ड की तो मानी नहीं। अब दूसरा जो है ना, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इसमें एक अलग सिस्टम दिया हुआ है, देखो। एक तो था वाटर बोर्ड एक्ट 1956, इसमें तो बोर्ड बनता है,
BOARD। और ये एडवाइस देता है। अब एडवाइस माने ना माने वो पार्लियामेंट की है ना। वो स्टेट्स की इच्छा पर निर्भर करता है, नहीं मानेंगे तो फिर कोई ज़रूरी नहीं मानना। लेकिन दूसरा जो कानून है ना, कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो भी था उसका नाम देखे ना, 1956, इसमें भाई ट्रिब्यूनल बनाई जाती है ना। और ये ट्रिब्यूनल जो है भाई साहब, ये बन गई ना अगर किसी की, और इसने कोई फैसला दिया तो वो मानना ही पड़ेगा, वो बाइंडिंग होगा उन स्टेट पे। बाइंडिंग का मतलब कि मानना ही पड़ेगा ट्रिब्यूनल का फैसला फिर, है ना, क्योंकि ये थोड़ा पावरफुल बॉडी है। और फिर वो बाइंडिंग होगा, और ना ही उसके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी, जब ये कोई मान लो कोई मामला पानी से रिलेटेड इस ट्रिब्यूनल में चला गया, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोई भी टांग नहीं लगाएगी, ये ट्रिब्यूनल ही उसका फैसला करेगी, और वो स्टेट्स को मानना ही पड़ेगा उस ट्रिब्यूनल का फैसला। ठीक है। ट्रिब्यूनल क्या होती है, कोर्ट ही होता है, लेकिन वो कोर्ट से थोड़ा सा अलग होता है, वो एक स्पेशल चीज के लिए बनाया जाता है। अब जैसे हाई कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें तो कोई भी केस लेके जा सकता है। कोई मर्डर का केस हो वो भी ले जाएगा, कोई कोई चोरी डकैती का केस हो वो भी चला जाएगा, कोई बैंक लूटने का केस हो वो भी चला जाएगा, कोई बैंक से फ्रॉड करने का केस हो वो भी चला जाएगा, भाई भाइयों के बीच का लफड़ा वो भी चला जाएगा। लेकिन ट्रिब्यूनल में ऐसे नहीं होता। ट्रिब्यूनल तो एक स्पेशल चीज के लिए बनाई जाती है, और उसमें वही जाता है। जैसे वाटर डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल बनाई, तो उसमें पानी, स्टेट के पानी से जुड़े हुए केस ही जाएंगे, उसके अलावा कोई मर्डर वर्डर का केस उसमें नहीं जाएगा, है ना। तो वो होता कोर्ट ही है, लेकिन एक स्पेशल चीज के लिए बनाया जाता है, इसलिए उसको हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं। उसमें जज ही बैठते हैं लोग, है ना। अच्छा। अच्छा, the need for an extrajudicial machinery to settle interstate water dispute is as follows. The Supreme Court would indeed have jurisdiction to decide any dispute between state in connection with the water supplies, if legal rights or interests are concerned. But the experience of most of the countries has shown that the rules of law based upon the analogy of private property interest in water do not afford a satisfactory basis for settling dispute between the states where the interest of the public at large in proper use of water supplies are involved. तो भाई क्या बोल रहा है ये, कि अधिकतर देशों का हमने एक्सपीरियंस देखा कि नॉर्मल कोर्ट में जब आप पानी के जुड़े हुए किस्से भेजते हो, नॉर्मल कोर्ट में जब पानी से जुड़े हुए केस भेजते हो, तो उनका निपटारा ठीक से नहीं होता। उनके बीच में कोर्ट इतना अच्छा तरीके से उसका समाधान नहीं कर पाते, और फिर वो लड़ाई चलती रहती है। तो इसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, उसको सिर्फ इसी काम में स्पेशलाइजेशन होगी, उसके पास ऐसे ही कर्मचारी होंगे जो इस काम में स्पेशलिस्ट होंगे, तो वो अच्छी तरीके से इन इन विवादों का निपटारा कर सकती है। ठीक है। So far in 2019, the central government has set up 9 interstate water dispute tribunals. The name of the tribunals, the years in which they were constituted, ये भाई क्या बोल रहा है ये, कि 2019 तक 9 ऐसी ट्रिब्यूनल बना चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट, और हर नदी के लिए, हर विवाद के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बनाई जाती है। नीचे उनके नाम दिए हुए हैं, इनको आप याद करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि कभी हो सकता है ऐसा एमसीक्यू पूछ ले, ऐसा एमसीक्यू पूछ ले जिसमें ये पूछे कि ये फलानी ट्रिब्यूनल किस किस राज्य के कौन सी नदी के विवाद के लिए बनाई गई है। तो ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, रावी एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 एक और ट्रिब्यूनल बन गई उस पर। वो वंशाधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, महादाई महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है। अब देखो ये अलग अलग स्टेट्स के बीच में, तो ये याद करना पड़ेगा भाई, इसको रटना पड़ेगा, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये इनका ईयर नहीं याद करना चाहो तो हो सकता है ना भी करो, लेकिन ये तो याद कर लेना कौन कौन सी ट्रिब्यूनल है, किस किस के बीच में है ना। ठीक है। और कौन सी पहले बनी कौन सी बाद बनी, एग्जैक्ट ईयर मत याद करो, लेकिन ये याद कर लो कौन सी पहले बनी कौन सी बाद में बनी। ठीक है। अच्छा, तो ये हमने इंटरेस्टेड वाटर डिस्प्यूट तो सारे समझ लिए, और ये भी समझ लिया कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को इससे अलग रखा गया है, और इसका रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म के साथ 2 टाइप के मैकेनिज्म। एक टाइप में तो बोर्ड बनाया जाता है जो कि एडवाइस देता है स्टेट गवर्नमेंट को, उसकी एडवाइस मान के आप अपना निपटारा कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो उसके बाद ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। ट्रिब्यूनल जो फैसला देगा वो मानना ही पड़ेगा, और ट्रिब्यूनल के अंदर अगर कोई केस चला गया तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी टांग नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के। इंटरस्टेट काउंसिल क्या होते हैं, तो काउंसिल बोर्ड ये बड़ी बड़ी बातें हैं भाई, कुछ नहीं है। काउंसिल का मतलब ऐसा नहीं है, एक कमरा है मान लो, उसमें लोग आए हैं अलग अलग स्टेट से, जैसे राजस्थान से लोग आ गए, गुजरात से आ गए, हरियाणा से आ गए, मध्य प्रदेश से आ गए। बढ़िया चाय सब लाई जाएगी, समोसे लाए जाएंगे, कॉफ़ी लाई जाएगी, कोल्ड ड्रिंक लाई जाएगी, और जो भी पीते वीते खाते हैं तो सब लाया जाएगा। बढ़िया वो पार्टी करेंगे अपनी, है ना, और बातचीत करेंगे, और भाई तुम कैसे हो, भाई हम तो बहुत अच्छे, तुम कैसे हो, बोले अच्छे हैं, और हमारे तुम्हारे स्टेट में कितनी बारिश आई यार, बहुत बारिश आ रही, बाढ़ आ गई, अच्छा कितने पुल टूटे, पुल यार हमारे तो नहीं टूटे, तुम्हारे टूटेगा, अरे भाई हमारे बिहार में तो बहुत सारे पुल टूट गए, अरे यार क्या हो गया, मतलब हम तुम्हारे बिहार में कौन से कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, इसको दिया था, कौन सी सीमेंट काम मिली थी, ये वाली थी यार, हम ये नहीं लेंगे, हम दूसरी लेंगे। अच्छा, ऐसी बातें करते हैं वो चाय समोसा खाते खाते। तो इससे क्या होता है, उनके बीच में रिलेशन अच्छे होते हैं कि भाई हाँ ये दूसरी स्टेट वाले ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, उनको पता चलता रहता है, नॉर्मली बातचीत भी करते हैं, मिलते रहते हैं, तो ठीक रहेगा। और स्टेट्स को चलाते हैं वहाँ के नेता, तुम्हें पता है कभी कभी एक पार्टी की सरकार बनती है, कभी दूसरे की, नेता फिक्स रहते हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो आपस में बातचीत कर लेते हैं, तो उनका सिस्टम हो जाता है सेट।
तो अब हम बात करने उन्हीं इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करेंगे कि वो अलग अलग स्टेट के जो बड़े बड़े लोग आके मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उस जगह को बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। इसको बोलता है आर्टिकल 263। आर्टिकल 262 हमने पढ़ा, ये था वोटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट से रिलेटेड। आर्टिकल 263 रिलेटेड है कंटेम्पलेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटर स्टेट काउंसिल टू इफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। Thus, the president can establish such a council if at any time it appears to him that the public interest would be served by its establishment. He can define the nature of the duties to be performed by such a council and its organization and procedure. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति, वो इस इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टेब्लिश करते हैं। उनको अच्छा लगता है, उनको समझ में आता है कि हाँ भाई मुझे करनी चाहिए, ताकि स्टेट वाले आराम से चाय समोसे साथ में खा सके, तो वो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एक काउंसिल बना सकते हैं। और वो काउंसिल कैसे काम करेगी, उसमें कौन कौन शामिल होंगे, ये सारा भी कौन बनाएगा रूल? प्रेसिडेंट साहब ही बनाएंगे, हमारे राष्ट्रपति साहब ही बनाएंगे। अच्छा, मैं जहाँ बोलता हूँ ना राष्ट्रपति साहब बनाएंगे, कोई लोग सोचता है कि यार राष्ट्रपति के पास इतना ज्ञान है क्या कि राष्ट्रपति इतने काम भी कर सकता है? तो देखो, राष्ट्रपति बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो खुद नहीं करते काम, उनके नीचे बहुत सारे आईएएस लोग बैठे रहते हैं ना, जो टेक्निकल काम होता है वो करते हैं। नाम से होता है राष्ट्रपति के, लेकिन काम और कोई करता है, समझे बात? दिमाग वाले और होते हैं। ये नेताओं में तो मतलब राष्ट्रपति हमारे बहुत महान व्यक्ति होते हैं, तो उनके पास इतना काम नहीं है कि वो बैठ कर रूल बनाए। वो बोलते हैं भाई तुम रूल बना दो, मेरे को दिखा दो, वो चेक कर लेते हैं, अच्छा है ठीक है, फिर वो ऐसे माना जाता है कि राष्ट्रपति नहीं बनाया, है ना? समझ गए बात? इस तरीके से होता है। आर्टिकल 263 स्पेसिफाइज द ड्यूटीज दैट कैन बी असाइंड टू इट इन द फॉलोइंग मैनर। Even though the president is empowered to define the duties of interstate council, Article 263 defines the duties that can be assigned to it in the following manner. तो क्या बोल रहा है कि साहब आर्टिकल 263 ने प्रेसिडेंट को पावर दिया है कि प्रेसिडेंट इंटरस्टेट काउंसिल जो बनाएगा उसकी ड्यूटीज को भी डिफाइन कर सकता है। यानी कि प्रेसिडेंट खुद ये बता सकता है कि मैं जो ये काउंसिल बना रहा हूँ, ये काउंसिल क्या क्या काम करेगी। लेकिन उसके अलावा आर्टिकल 263 ने खुद ने भी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने खुद ने भी कुछ लिख के दी है कि ये ड्यूटी इंटरस्टेट काउंसिल की होनी चाहिए। क्या होगी? पहली वाली, इंटरस्टेट काउंसिल, पहले बताओ इसकी ड्यूटी समझने से पहले तुम ये समझ लो दिमाग में कि ये बनाई क्यों गई है, कि भाई स्टेट वाले आपस में बैठ के बातचीत करें ताकि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। ड्यूटी भी कुछ इसी तरीके से, इसी चीज से रिलेटेड होगी, तो वो तुमको समझ में आ जाएगा, देखना। इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट विच में अराइज बिटवीन स्टेट। यानी इंटर स्टेट काउंसिल क्या करती है कि भाई कोई ऐसे मामले जिन पे अलग अलग स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, तो उनमें इंक्वायरी करेगी और उस पर एडवाइस देगी कि भाई इन मामलों पे लड़ाई हो सकती है और ये लड़ाई ना हो इससे पहले आप ये काम कर लो ताकि वो लड़ाई चालू ही ना हो, है ना? तो वो ऐसा काम करेगी क्योंकि उसका काम यही है कि स्टेट्स के बीच में लड़ाई ना हो और उनके बीच के मधुर संबंध बने हुए रहे, है ना? बी, investigating and discussing subjects in which the states or the center and the states have common interest। तो वो सब्जेक्ट्स, उन चीजों पे, उन मामलों पे भी वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और डिस्कस करेगी, किनको? उन मामलों को जिनमें सेंटर का भी इंटरेस्ट है, स्टेट्स का भी इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है। कॉमन इंटरेस्ट का मतलब, जैसे लड़ाई किसके लिए होती है? कभी भी कॉमन इंटरेस्ट के लिए होती है। बच्चों में देखा होगा तुम्हें, घर पे केक आता है, उनको पता है ये केक जो है ये हमको मिलेगा। दोनों बच्चे, घर में दो ही बच्चे मान लो, और वो केक है, 4 बच्चे हैं तो और ज्यादा भयंकर लड़ाई होगी, जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा भयंकर लड़ाई। और उनको बताइए केक हमको मिलने वाला, तो उन सब का उस केक में कॉमन इंटरेस्ट है। अगर किसी को ये पता हो बच्चे को कि ये चीज तो सिर्फ मुझे मिलने वाली, बाकियों को नहीं मिलने वाली, तब तो कोई लड़ाई नहीं होगी क्योंकि सभी का कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उस एक केक में सबका कॉमन इंटरेस्ट है भाई साहब। अब अगर किसी ने गलती से किसी एक बच्चे को ज्यादा दे दिया और बाकियों को कम मिला, भाई वो मुंड फोड़ लेंगे, वो एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे वो लोग, है ना? क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट की चीज में भाई फिर तुम्हें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि सभी का इंटरेस्ट है, तो फिर माँ बाप को ये करना पड़ता है कि सबको बराबर बराबर एकदम एकदम इंची टेप से नाप नाप के काट काट के देने, लड़ाई हो जाएगी। तो वही काम इंटरस्टेट काउंसिल कर रही है भाई, कोई महान चीज थोड़ी है। जो काम हमारे माँ बाप करते वही तो कर रही है ना। कॉमन इंटरेस्ट वाली चीजें देख रही है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें दोनों का इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि उन चीजों के लिए लड़ाई कर सकते हैं, तो उन पे देखेगी और डिस्कस करेगी ताकि लड़ाई ना हो। सी, मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी सच सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड एक्टिंग ऑन इट। तो बोला कि साहब ऊपर जो सब्जेक्ट देखे ना, ऐसे सब्जेक्ट्स पे रिकमेंडेशन भी देगी कि लड़ाई ना हो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और उसके अलावा पॉलिसी बनाएगी इस पे और एक्शन लेगी ताकि लड़ाइयाँ ना हो। तो मतलब इंटरस्टेट काउंसिल क्या कर रही है कि लड़ाई होने से पहले ही उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रही है जिन पर लड़ाई हो सकती है, और उन पे बैठ के डिस्कशन कर रही है और उन पे ऐसी पॉलिसी बना रही है कि लड़ाई चालू ही ना हो। यानी लड़ाई होने से पहले लड़ाई रुकवाने का काम कौन कर रही है? इंटरस्टेट काउंसिल कर रही है। और ये सारे काम किसने बताया? कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि भाई ये काम तुम कर लेना, इसके लिए तुम्हें बनाया जा रहा है।
The council function to inquire and advise upon interstate dispute is complementary to the Supreme Court's jurisdiction under Article 131 to decide a legal controversy between the governments. The council can deal with any controversy, whether legal or non-legal, but its function is advisory, unlike that of court, which gives a binding decision. क्या बोला इसने? इसने ये बोला देखो कि एक है आर्टिकल 131, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ये जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, है ना, अभी तो मैं ही बताता हूँ। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि भाई कुछ लड़ाइयाँ बताई हुई है कि अगर ये लड़ाई इन इन लोगों के बीच में होगी ना, तो उस लड़ाई के केस में हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही फैसला देगा और कोई कोर्ट फैसला नहीं देगा। ये लड़ाई सीधी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। कौन कौन सी लड़ाई की बात की है, पानी पी के बताता हूँ मैं। तो इसमें एक तो बताई हुई है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कभी लड़ाई हो जाए तो उसका फैसला भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। एक किसी स्टेट और स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाए तभी उसका फैसला कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। या तो सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई होती है या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में लड़ाई होती है तो उसका फैसला कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये पावर किसको दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि साहब जो ये हम इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रहे हैं कि ये भी थोड़ी बहुत अपनी कोशिश करेगी कि स्टेट और स्टेट के बीच में लड़ाई ना हो, सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई ना हो। तो इसका पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट वाले पावर के साथ में चलता है ना। और इसका जो इंटर स्टेट काउंसिल का पावर है वो बाइंडिंग नहीं है, यानी ये अगर कोई सुझाव देगी उसको मानना जरूरी नहीं है। इसका सुझाव तो भाई मानो मत मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर 131 आर्टिकल 131 में कोई फैसला आता है उसको मानना बाइंडिंग है, जरूरी है, मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो मानना ही पड़ेगा। तो इंटर स्टेट काउंसिल होने से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है ताकि मामला कोर्ट तक जाए ना, आपस में ही सुलझा लें लोग तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको पता है ना, यार निपटारा कर लो, क्यों लड़ाइयों को कोर्ट कोर्ट केस में कोर्ट कचहरी में घसीटते जैसे बोलते हैं लोग। तो वही बात सरकार ने भी सोची कि क्यों कोर्ट कचहरी में घसीटे, सीधा अपने अपन अपना कर लेते हैं, है ना। तो उसके लिए बनाएगी इंटर स्टेट काउंसिल। अंडर द अबव प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 263, the President has established the following council to make recommendation for the better coordination of policies and action in the related subject। तो आर्टिकल 263 में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल बना सकता है ताकि स्टेट और सेंट्रल स्टेट के बीच में लड़ाइयाँ ना हो। उस पावर को काम में लेके प्रेसिडेंट ने कुछ काउंसिल बनाई भी हुई है ऑलरेडी। तो कौन कौन सी बनाई है देखो। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए सेंट्रल काउंसिल बनाई उसने। उसके अलावा सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जो पंचायती राज बॉडीज़ होती हैं उनके लिए बनाई गई सेंट्रल काउंसिल, उसको बोलते हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट। फोर रीजनल काउंसिल फॉर सेल्स टैक्स, द नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न जोन। तो सेल्स टैक्स के लिए भी फोर रीजनल काउंसिल बनाई गई थी। हालांकि इन टुडेज वर्ल्ड द सेल्स टैक्स इज नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी इज अप्लीकेबल। तो जीएसटी काउंसिल तो एक है ही पूरे देश की। जीएसटी काउंसिल भी देखो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनवाई है, उसका अलग से आर्टिकल है, ठीक है। तो ये कुछ काउंसिल बनाएगी। ये काउंसिल का तुमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया तो तुम लगभग सभी क्वेश्चन कर सकते हो। बेसिक कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई काउंसिल क्यों बनाई जा रही है। अब बात करते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ। हम जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ रहे थे तब हमने सरकारिया कमीशन के बारे में पढ़ा था। और सरकारिया कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन 1983 से 88 तक की कमीशन बैठा था, इसने रिपोर्ट दी थी। उसने क्या बोला, मेड a strong case for the establishment of a permanent interstate council under Article 263 of the Constitution. It recommended that in order to differentiate the interstate council from other bodies established under the same Article 263, it may be called as the intergovernmental council। तो इसने बोला पर सरकारी कमीशन ने कि काउंसिल आजकल तो कैसे होती है, कभी बना देते हैं कभी नहीं बनाते हैं ना, परमानेंट नहीं होती वो। लेकिन सरकारी कमीशन ने बोला कि आप परमानेंट ऐसे काउंसिल बनाओ जो हमेशा ये काम करती रहे ताकि स्टेट्स के बीच में लड़ाइयाँ हो ही ना। क्योंकि काउंसिल काम यही करेगी, कॉमन इंटरेस्ट वाले मुद्दे ढूंढेगी, किन किन चीज़ों पर लड़ाई हो सकती है उन पर ध्यान रखेगी, फिर उन पर बातचीत करेगी, तो लड़ाई चालू ही नहीं होगी। तो इसने बोला कि भाई ऐसी आप परमानेंट काउंसिल बनाओ और वो परमानेंट काउंसिल को बाकी जो टेम्परेरी काउंसिल है उनसे अलग रखने के लिए, अलग दिखाने के लिए उनका नाम बदल के आप कर दो इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल। किसने बोला, ये सरकारी कमीशन ने। कोई बड़ी बात बोली, सिंपल सी बात बोली। हाँ, द कमीशन रिकमेंडेड दैट the council should be charged with the duties laid down in clause B and C of article 263 above। ठीक है, तो मतलब वही ये वाला बी और सी, ये वाले ड्यूटीज इसको देनी है। कौन कौन सी, ये बी और सी हमने जो पढ़ी है ना। अच्छा, इन परसुएंस ऑफ द अबव रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन, द जनता दल गवर्नमेंट हेडेड बाय वीपी सिंह
एस्टेब्लिश द इंटरस्टेट काउंसिल इन 1990। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। तो सरकारिया कमीशन ने जो सुझाव दिए थे उन सुझावों को काम में लेके जनता दल की जब सरकार थी, वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इंटरस्टेट काउंसिल बनाई। कब बनाई? 1990 में। ठीक है। और उस इंटरस्टेट काउंसिल में कौन कौन थे? इंटरस्टेट काउंसिल अब वाली जो बनेगी ना, वो ऐसे बढ़िया वाली काउंसिल लगेगी, एकदम एकदम शानदार काउंसिल है ना, बड़े बड़े आदमी बैठेंगे उसमें। तो कौन कौन थे उस इंटरस्टेट काउंसिल में? तो उसमें भैया प्राइम मिनिस्टर थे चेयरमैन, भारत के प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन थे, यानी कि चेयरमैन, चेयरमैन को चेयरमैन ही बोलते हैं। ठीक है। सारे के सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर थे, यानी एक तो हो गया हमारा सेंटर। ठीक है। एक तो हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया सेंटर, और बहुत सारे हो गए स्टेट, है ना, बहुत सारे स्टेट हो गए। सेंटर को हम यूनियन भी बोलते हैं, यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत सारे स्टेट हो गए। तो भाई सेंटर के तो प्रधानमंत्री थे उस काउंसिल में, और इन सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, सभी के, है ना। तो वो सब भी इसमें थे। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत सारी ऐसी यूनियन टेरिटरी हमारे देश की, जैसे कि दिल्ली, जैसे पहले जम्मू कश्मीर थी, अभी तो नहीं है, पहले थी। मतलब जम्मू कश्मीर भी है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, अभी चुनाव नहीं हुए वहाँ पे। तो ऐसी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके चीफ मिनिस्टर भी इसमें आएंगे और शामिल होंगे, है ना। कई चीफ मिनिस्टर जेल में, वो नहीं शामिल हो सकते। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो यूनियन टेरिटरी क्या होती है, वो यूनियन टेरिटरी एक तो होता है स्टेट। मैं तुमको थोड़ा सा एक नॉर्मल समझा देता हूँ, ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हम। एक तो होता है स्टेट, एक होता है यूनियन टेरिटरी। ये होता है हमारा यूनियन, यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। स्टेट जो होता है उसको तो ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है, यानी स्टेट ऑटोनॉमी। स्टेट अपना काम खुद कर सकता है, वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर होता है, उनकी खुद की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, झारखंड है। इनकी खुद की गवर्नमेंट बनती है, अपना काम खुद के हिसाब से करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी टांग नहीं लगा सकती नॉर्मली इनके काम में। लेकिन यूनियन टेरिटरी में, क्योंकि नाम ही ऐसा है कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि वो टेरिटरी जो कि यूनियन गवर्नमेंट की है, तो ये यूनियन गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा टांग लगाती है। लेकिन इस यूनियन टेरिटरी में भी दो प्रकार की टेरिटरी होती है। एक तो होती है यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होती है यूटी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी एक तो वो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे विधानसभा है, जहाँ पे विधानसभा है, चुनाव भी होते हैं, मुख्यमंत्री चुना जाता है, जैसे कि दिल्ली में चुना जाता है, जैसे कि JNK में चुना जाएगा, है ना। इस तरीके की यूनियन टेरिटरी जहाँ पे विधानसभा भी है और चुनाव भी होते हैं। लेकिन ऐसे भी यूनियन टेरिटरी जहाँ पे कोई विधानसभा नहीं है, चुनाव नहीं होते, हाँ, जैसे कि साडा चंडीगढ़ लगदा ना तेरे बिना दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। तो चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे कोई चुनाव नहीं होते, है ना। उसके अलावा आप बात करो तो अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो ये जो जहाँ पे चुनाव नहीं होता, है ना, चुनाव होगा वहाँ तो ठीक है, किसी ने किसी नेता को चुन लिया वहाँ के लोगों ने, और एक आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, वो उसने अपने मंत्री बना लिए, और एक सरकार बन गई, वो सरकार चला लेगी उस यूनियन टेरिटरी को, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव होते हैं वहाँ पे तो। लेकिन जहाँ चुनाव नहीं होते वहाँ भी तो कोई आदमी चाहिए ना, उस यूनियन टेरिटरी को चलाने के लिए कोई तो चाहिए। तो वो कौन है ना, वो कौन है जो यूनियन टेरिटरी में आया, कौन है जिसने इसकी सरकार को चलाया। तो उस आदमी को फिर क्या होता है, जहाँ पे चुनाव नहीं होते ना, वहाँ पे जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो डायरेक्ट एक आदमी को नियुक्त कर देता है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर यानी वो आदमी जो यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, ठीक है, उसको नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो अब क्या हो रहा है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल हम बना रहे हैं ना, अब देखो, अब समझना बात को, मैं थोड़ा सा कहीं पर मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मजा आ जाए। ये इंटर स्टेट काउंसिल में थोड़ा सा कलर बदल लेता हूँ ना, अच्छा लगेगा तुमको। ये जो इंटर स्टेट काउंसिल हम बना रहे हैं ना, इसमें हम किस किस को शामिल कर रहे हैं? एक तो प्रधानमंत्री शामिल हो गए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टेट्स थी उनके चीफ मिनिस्टर शामिल हो गए, ये भी दिक्कत नहीं है। अब यूनियन टेरिटरी में भाई साहब दो टाइप की यूनियन टेरिटरी थी, मैंने बताया। यूटी में एक तो यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर शामिल हो गए, और दूसरी यूटी थी जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता था, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को शामिल कर लिया। बस इतना सा काम लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा क्या बोलते कठिन चीज़ है नहीं। गवर्नर ऑफ द स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट रूल। कई स्टेट ऐसे होगी जिनमें सरकार नहीं होगी, जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ होगा, राष्ट्रपति शासन, जिसके बारे में हमने ढंग से पढ़ के आए हैं, है ना। आगे और पढ़ेंगे, इमरजेंसी पढ़ेंगे, जब इमरजेंसी का चैप्टर है इसके आगे, मजा आ जाएगा उस चैप्टर में, तो उसमें हम प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो जहाँ पे सरकार ही नहीं है, वहाँ पे गवर्नर शासन कर रहा है। तो लेते के बात ये है भाई साहब कि कौन वहाँ पे हेड है उस गवर्नमेंट का उस टाइम पे, है ना, कौन उस गवर्नमेंट को चला रहा है, उसको हम बुलाएंगे और उसके साथ मीटिंग में बैठाएंगे। तो जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे गवर्नर शासन कर रहा है, तो गवर्नर को बुला लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर।
तो देखो प्राइम मिनिस्टर इंटरस्टेट काउंसिल में, अब देखो हम देखते हैं इंटरस्टेट काउंसिल का हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि कौन कौन इसमें बैठेगा। तो भाई एक तो बैठेगा इंटरस्टेट काउंसिल में पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरे बैठेंगे सारे स्टेट्स के सीएम, चीफ मिनिस्टर। तीसरे बैठेंगे कौन, तीसरे बैठेंगे सीएम ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी का सीएम, ठीक है, जिस यूनियन टेरिटरी में सीएम बनता है वहाँ का सीएम बैठेगा। या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, एडीएमएन लिख देता हूँ इसको, ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी जिसमें सीएम नहीं बनता वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा। बाकी कोई अगर ऐसी स्टेट है जहाँ पे, और भाई रुकना, जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो वहाँ पे गवर्नर आएगा, ठीक है। उसके अलावा 6 मिनिस्टर आएंगे, कौन से, कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर देखो यहाँ पे 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें होम मिनिस्टर भी होगा। यानी यहाँ पे इसके अलावा मैं यूं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है कि ये जो प्रधानमंत्री के नीचे मिनिस्टर होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री के नीचे जो मिनिस्टर है उनमें से 6 मिनिस्टर को प्रधानमंत्री खुद नॉमिनेट करेगा कि भाई ये बैठेंगे आके इंटरस्टेट काउंसिल में, जिनमें से एक तो भाई साहब होम मिनिस्टर होना ही चाहिए, बाकी 5 कौन से होंगे वो प्रधानमंत्री बताएगा, है ना। ये सारे के सारे लोग मिला के बनाते हैं इंटरस्टेट काउंसिल। समझ गए बात को, ठीक है। अच्छा, सिंपल है, कुछ नहीं, एक दो बार पढ़ोगे, मैंने समझा सब कुछ दिया है वैसे भी। ये परमानेंट इनवाइटी होते हैं काउंसिल के लिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, जिनको, अच्छा, 5 कैबिनेट रैंक मिनिस्टर है nominated by Central Prime Minister. 5 Minister of Cabinet rank, Minister of State, independent charge, nominated by Chairman of the Council, Prime Minister, are permanent invited to the Council. तो 6 तो कैबिनेट मिनिस्टर ये आ गए। इसके अलावा ये तो मेंबर हो गए इस काउंसिल के, है ना, ये तो मेंबर हो गए। बाकी उसके अलावा 5 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, यानी कि 6 लोग तो मेंबर हो गए। उसके अलावा 5 और मंत्रियों को जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर सकता है। वो परमानेंट इनवाइटी होंगे। इनवाइटी क्या होता है कि भाई साहब मेंबर तो जो होते हैं वो काउंसिल में बैठते हैं, उनका ज़्यादा पावर होता है, वोट भी देना होता है तो मेंबर ही वोट देते हैं। लेकिन जो इनवाइटी होते हैं ना, इनवाइटी वो वोट नहीं देते, वो सिर्फ आके बैठते हैं, चाय समोसे खा सकते हैं और उनकी बातें सुन सकते हैं, है ना, कि कौन क्या बोल रहा है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो 5 ऐसे स्टेट के मिनिस्टर भी हो सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज या फिर कैबिनेट मिनिस्टर। ये क्या होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, किसकी रैंक ऊंची होती है किसकी नीचे होती है, हम पढ़ेंगे जब हम आगे मिनिस्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ आएगा। पॉलिटी में जो कुछ है ना उसके लिए अलग अलग चैप्टर बना हुआ है, टेंशन मत लियो, सब कुछ समझाऊंगा मैं। द काउंसिल इज रिकमेंडेटरी बॉडी ऑन इश्यू रिलेटिंग टू द इंटर स्टेट एंड सेंट्रल यूनियन टेरिटरी रिलेशन। तो क्या बोला, देखो रिकमेंडेटरी जहाँ पे लिखा हुआ आ जाए ना, इसका मतलब कि ये काउंसिल जो है ये जो भी सुझाव देगी उसको मानना या ना मानना उन लोगों पे डिपेंड करता है जो इसके मेंबर हो। तू हाँ कर या ना कर, तू एक मेरी किरण, बस तुम्हें मानना है, तुम्हें नहीं मानना तुम्हारी मर्जी, हमने तो ये सुझाव दे दिए, काउंसिल ये बोलती है, ठीक है। और किस किस मुद्दे पे ये सुझाव देती है काउंसिल, इंटर स्टेट एंड 2 स्टेट के बीच के मुद्दों पे, 2 स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है इस पर सुझाव देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो रही है इस पर सुझाव देगी। और सेंटर और यूनियन टेरिटरी के बीच में कोई लड़ाई हो रही है उस पर सुझाव देगी। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट वाले लड़ते रहते हैं कि अरे मोदी जी हमको ये नहीं करते, ये नहीं करते, मोदी जी फिर उनको बोलते हैं कि ये केजरीवाल ऐसे करता है। तो वो किसके बीच में लड़ाई होगी, वो होगी सेंटर और यूनियन टेरिटरी के बीच में, तो उसके लिए काउंसिल जो है वो सुझाव देगी। अच्छा, इट एम्स एट प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन between them by examining, discussing and deliberating on such issues. Its duties in detail are as follows. तो ये कुछ ड्यूटी दी हुई है किसकी, इंटर-स्टेट काउंसिल की। इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सच सब्जेक्ट इन विच स्टेट्स एंड द सेंटर्स हैव कॉमन इंटरेस्ट, हमने ऊपर भी पढ़ा था वो सेम चीज़ है। मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी सच सब्जेक्ट फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज एक्शन ऑन इट, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके, वो 3 हम पढ़ के आए ना ऊपर। डेलिब्रेटिंग अपॉन सच अदर मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू द स्टेट्स एज मे बी रेफर टू इट बाय द चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन है, इंटरस्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री। बनाता इंटरस्टेट काउंसिल को राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करता है उसको, बनाता है, लेकिन चेयरमैन उसका प्राइम मिनिस्टर होता है। और वो उन मुद्दों पे भी इंक्वायरी कर सकती है जो उसको प्राइम मिनिस्टर दे। चेयरमैन यानी प्राइम मिनिस्टर बोले कि भाई तुम ये बातों पे भी ध्यान रखो, इन पे भी थोड़ी सी बातचीत करो, तो वो भी कर सकती है जो प्राइम मिनिस्टर बोले, है ना। तो ये 3 काम करती है इंटरस्टेट काउंसिल। द काउंसिल में मीट एट लीस्ट थ्राइस इन अ ईयर। मे का मतलब कि भाई मिल सकते हैं, काउंसिल वाले जो सारे लोग हैं साल में 3 बार मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है मिले हींगे, लिखा हुआ है मे तो मतलब मिल सकते हैं, 2 बार मिले 1 बार मिले, ना भी मिले तो भी कोई जरूर जबरदस्ती नहीं है ना, लेकिन लिखा हुआ है कि भाई 3 बार तो मिल लेना कम से कम।
इट्स मीटिंग आर हेल्ड इन कैमराज एंड क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बाय कंसेंसस। तो काउंसिल की जो मीटिंग होगी ना, उसमें कैमरे चला के रखे जाएंगे, कि किसी को भी किसी पे भरोसा नहीं है। स्टेट वालों को दूसरी स्टेट वालों को भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री को स्टेट वालों को भरोसा नहीं है। हो सकता है कभी वो कोई वहां पे जाके तो हाँ बोल दे किसी बात में, लेकिन बाहर आके मुकर जाए कि अरे हमने तो बोला ही नहीं है ना, तो अपने आप कर दिया। तो वो कैमरा में रिकॉर्डिंग होती है साथ में, है ना, कि भाई तुमने कैसे नहीं बोला, वो चला देंगे रिकॉर्डिंग, देखो ये हाँ बोल के आया वहाँ पे। तो फिर वो है कि भाई कैमरा में रिकॉर्ड होगी मीटिंग, और उसके साथ में कंसेंसस कंसेंसस से डिसीजन लिए जाएंगे, यानी सहमति से सभी हाँ बोलेंगे तभी उसका डिसीजन होगा। ठीक है, कोई भी बात पे डिसीजन होगा जो। देयर इज ऑल्सो अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द काउंसिल। इट वॉज सेट अप इन 1996 फॉर कंटिन्यूअस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर: यूनियन होम मिनिस्टर, चेयरमैन होता है उसका, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, 9 चीफ मिनिस्टर। देखो स्टैंडिंग कमेटी होती है काउंसिल की। अब देखिए क्या पढ़ के बाद ये तुमको थोड़ा समझा देता हूँ, आगे तो आएगी डिटेल में भी समझ लो। ये तो हो गई हमारी इंटर स्टेट काउंसिल, ये तो बड़ी चीज़ हो गई, तोप सिंह हो गई, ये तो ना तोप चीज़ हो गई। इसके पास कोई मुद्दा जाएगा, उसको डिसाइड करने के लिए एक कमेटी और बना दी, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी कुछ नहीं होती, इससे थोड़ी नीचे लेवल की कमेटी हो गई, जिसमें कौन बैठता है? इस स्टैंडिंग कमेटी का यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो तो होगा चेयरमैन, क्या होगा? चेयरपर्सन। ठीक है, एक तो ये होगा। इसमें 5 मिनिस्टर और होंगे। 5 मिनिस्टर कौन से होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर। 5 कैबिनेट मिनिस्टर। ये सीएम नहीं लिखता हूँ उसको मैं, कैबिनेट लिख देता हूँ ना, कैबिनेट एम। और 9 इसमें चीफ मिनिस्टर होंगे अलग अलग स्टेट्स के। ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से मुद्दे हमें इंटरस्टेट काउंसिल में भेजने हैं। तो एक फिल्टर हो गया, पहले स्टैंडिंग कमेटी उसकी फिल्टर हो गई इंटरस्टेट काउंसिल की, पहले क्या है ना, और कुछ नहीं होती स्टैंडिंग कमेटी, यही होती है। वो खड़ी रहती है, देखो नाम ही इसका ऐसा है स्टैंडिंग कमेटी। यानी काउंसिल वाले तो आराम से एक दिन आएंगे, बैठेंगे और बैठ के चर्चा करेंगे कि हाँ भाई बताओ किस मुद्दे पे बातचीत करनी है, बताओ। तो वो मुद्दा कौन भेजेगा? स्टैंडिंग कमेटी। कैसे भेजेगी? कि वो सारी साल खड़ी रहेगी, मतलब बता रहा हूँ मैं, ऐसे सच में नहीं खड़े रहते। सारी साल खड़ी रहेगी, देखती रहेगी कि भाई हमको क्या मुद्दा भेजना है, हमको देखना, हमको देखना। वो नहीं होता क्या? वो नहीं होता क्या? मॉनिटर नहीं होता क्या क्लास का? कि मास्टर आता है, टीचर आने से पहले देखता रहता है कौन क्या कर रहा है, लिखता रहता है सारा, फिर टीचर कहते हैं उसको बताता है कि किसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। तो वैसी स्टैंडिंग कमेटी होती है। और टीचर यहाँ पे हो गई इंटरस्टेट काउंसिल। क्यों? इंटरस्टेट काउंसिल तो साल में 3 बार 2 बार आएगी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ध्यान रखेगी क्या क्या उसके पास मुद्दे लेके जाने जब भी उसकी मीटिंग हो। ठीक है, तो वही लिखा हुआ देयर इज ऑल्सो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल। इट वॉज सेट अप इन 1996 फॉर कंटिन्यूअस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल। कंटिन्यूअस कंसल्टेशन है, बस खड़े रहते हैं हमेशा और सोचते रहते हैं क्या देंगे उसको, क्या देंगे, जब भी उसकी मीटिंग होगी उसको क्या क्या चीज़ें हम देंगे कंसल्टेशन के लिए। इसमें यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स के मेंबर होते हैं, और 9 चीफ मिनिस्टर भी इसके मेंबर होते हैं। The council is assisted by the secretariat called the Interstate Council Secretariat. The secretariat was set up in 1991 and is headed by Secretary of to the Government of India. Since 2011, it is also functioning as the Secretary of General Council. तो देखो मैंने बताया इंटरस्टेट काउंसिल होती है, इसको मदद करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी होती है। इन दोनों में तो होते हैं नेता, है ना, होम मिनिस्टर, मिनिस्टर, नेता, राजनीति करने वाले एकदम। लेकिन एक सेक्रेटरिएट भी होती है इसकी, सेक्रेटरिएट होती है, इसमें होते हैं आईएएस ऑफिसर। ये होते हैं मेन इनके पीछे का ब्रेन, कि कोई भी अगर कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी, कोई भी काम किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा वो सेक्रेटरी बताएंगे। तो इंटरस्टेट काउंसिल की एक सेक्रेटरीट होती है, और इस सेक्रेटरीट का जो चेयरमैन जो होता है ना, हेड होता है, वो कौन होता है? सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ जीओआई। भारत सरकार का जो सेक्रेटरी होता है वो इसका चेयरमैन होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं, सबसे बड़ा आईएएस होता है वो देश का। तो ये सेक्रेटरीट क्या करता है? ये इस इंटरस्टेट काउंसिल कोई भी काम कराना है, कोई भी डाटा निकालना, कोई भी एनालिसिस करना, कोई भी रिपोर्ट बनानी, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने, वो काम नीचे बैठ के ये करते हैं, नाम हो जाता है उसका, काम करेंगे, ये नाम होगा उसका। तो हर एक डिपार्टमेंट के नीचे सेक्रेटरीट होता है, उसमें आईएएस ऑफिसर बैठते हैं, है ना, बड़े बड़े आप एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, और सारा काम वही करते हैं। नेताओं का, मंत्रियों का नाम हो जाता है। अच्छा, पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्डिंग। अच्छा, जो ये सेक्रेटरीट थी ना इंटरस्टेट काउंसिल की, इसी को फिर जोनल काउंसिल, और एक हमने पढ़ा था ना कि अलग अलग जोन बनाए गए, उनके लिए अलग अलग काउंसिल बनाई गई, उस जोन में जो जो स्टेट आती है उसको उस काउंसिल में शामिल किया गया। तो ये इन जोनल काउंसिल की भी सेक्रेटरीट के रूप में ये काम करती है, क्योंकि ज़्यादा काम तो करना नहीं पड़ता, मीटिंग है तो इनकी वैसे भी नहीं होती। तुमने जो इतना भारी भारी चीज़ें पढ़ी ना भाई, सच बात बताऊँ तुमको मैं, तो ये मीटिंगें करते ही नहीं है। मतलब जो सोच के इन काउंसिल को बनाया गया था वो हो ही नहीं रहा है। लड़ाइयाँ वैसे ही हो रही है, ये आते ही नहीं है, मिलते नहीं है, भाड़ में जाए, काउंसिल नहीं जाएंगे, मीटिंग में नहीं जाएंगे, ऐसे ये सिस्टम चल रहा है। तो बड़ी बड़ी चीज़ें बना दी गई, लेकिन धरातल पे काम नहीं कर रही है वो अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग की। यानी कि अलग अलग स्टेट्स की जो पब्लिक एक्ट होगी ना, जो कानून होंगे, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, उसको दूसरी स्टेट में भी मान्यता दी जाएगी, दूसरी स्टेट वाले भी उसको मानेंगे। वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं हम नहीं मानते, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि भाई हमारा भारत को हमने ऐसे बनाया है कि एक तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट होगी,
एक तो भारत में यूनियन गवर्नमेंट होगी और बहुत सारी स्टेट होगी। अब क्योंकि बहुत सारे स्टेट में बांटा है तो ऐसा ना हो कि भाई किसी स्टेट ने कानून बनाया दूसरे वाले उसको नहीं मान रहे हैं, स्टेट आपस में लड़ रही है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया कि भाई एक स्टेट के कानून को दूसरी स्टेट मान्यता देगी। एक स्टेट में अगर कोई फैसला दिया सर कोर्ट ने तो उसको दूसरी स्टेट वाले मानेंगे। मान लो इस स्टेट के कोर्ट ने कोई फैसला दिया कि भाई फलाना फलाना आदमी दोषी है इस अपराध का, उसको पकड़ के लाओ जेल में डालो, और वो आदमी गुजरात का है, तो ऐसा नहीं होगा कि पुलिस यहाँ पे जाएगी और उसको दिखाएगी देखो हमारे पास कोर्ट का समन, हम इसको पकड़ के ले जाएंगे, और गुजरात गवर्नमेंट बोलती कि नहीं हम तो नहीं मानते, राजस्थान गवर्नमेंट का कोर्ट कुछ भी बोलता होगा हम नहीं मानेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, लड़ाइयाँ हो जाएगी, भारत क्या आराम से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो इसलिए बोला कि भाई अगर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, कोई कोई कानून है किसी एक स्टेट का, दूसरी स्टेट वाले भी उसको लागू करवाएंगे, उस पर पूरा फेथ देंगे। तो राजस्थान वाले का कानून गुजरात वाला लागू करवाएगा, तो फिर गुजरात वाले का कभी कोई कानून लागू करवाना होगा तो राजस्थान वाला भी करवाएगा, सभी आपस में भाईचारे से रहेंगे। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द jurisdiction of each state is confined to its own territory. Hence, it is possible that the act and records of a state may not be recognized in another state. To remove any such difficulty, the Constitution contains the full faith and credit clause, which lays down the following. तो ऐसा बोल रहा है कि साहब जो जो जुरिस्डिक्शन है ना वो तो किसी स्टेट का अपनी बाउंड्री तक ही होता है। जैसे राजस्थान है, ये मान लो, राजस्थान क्यों बोलते हो भाई तुम बार बार, क्योंकि मैं राजस्थान का हूँ इसलिए तुम अपनी स्टेट मान लेना, बुरा मत मानना, ये राजस्थान की बाउंड्री है। तो राजस्थान कोई भी कानून बनाएगा ना तो वो इसकी बाउंड्री के अंदर अंदर ही लगेगा। राजस्थान ऐसा नहीं कर सकता कि गुजरात में तो दारू के बैन लगा रखा है और राजस्थान कानून बना दे कि आज से गुजरात में दारू चालू, क्या वो लागू होगा गुजरात में? नहीं, क्योंकि ये राजस्थान की फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो जाएगा ये, क्योंकि राजस्थान का जुरिस्डिक्शन केवल अपनी बाउंड्री तक, तो अपनी बाउंड्री के लिए आप कितना कानून बनाना चाहो उतना बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये भी सोचा कि क्योंकि हमने स्टेट का जुरिस्डिक्शन लिमिटेड रखा है, उनकी अपनी बाउंड्री तक ही लिमिटेड रखा है, तो ये भी हो सकता है कि बाकी जो स्टेट है वो बोल दे कि भाई तेरा कानून हम क्यों माने, तेरा कानून तो तेरी बाउंड्री में लगता है, हम क्यों लगाएं। तो इसलिए उन्होंने एक फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लोज भी दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया। उसमें क्या लिखा, पहला तो ये लिखा फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट। यानी बोल रहे हैं कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है या फिर एक्ट है ना, या फिर किसी स्टेट का कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है या कोई कानून है, उसको पूरे भारत में मान्यता दी जाएगी, उस पर पूरे भारत में विश्वास किया जाएगा और मान्यता दी जाएगी। यानी कि उसको कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि ये तो फलानी स्टेट का कानून है मैं नहीं मानता, मानना पड़ेगा। किसने कहा? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने। द एक्सप्रेशन पब्लिक एक्ट्स इंक्लूड्स बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. The express in public records includes any official book, register or record made by the public servant in the discharge of official duties. तो इसमें एक्ट में क्या आता है, लेजिस्लेटिव एक्ट भी आते हैं, जो कानून होते हैं वो भी आते हैं, और एग्जीक्यूटिव एक्ट भी आते हैं, यानी कि जो कहीं डिपार्टमेंट ऑर्डर थे वो भी आते हैं। उसके अलावा रिकॉर्ड्स में सारे के सारे रजिस्टर, बुक, रिकॉर्ड, पब्लिक सर्वेंट जो बनाते हैं वो सारे के सारे आएंगे। इसके बारे में हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, पिछली क्लास से आप देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा। The manner in which and the condition under which such act, records or proceedings are to be proved and their effect determined would be as provided by the laws of parliament. This means that the general rule mentioned above is subject to the power of parliament to lay down the mode of proof as well as the effect of such acts, records, proceeding on one state on another state. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तो बोल दिया कि एक स्टेट के कानून को, एक स्टेट की जुडिशियल प्रोसीडिंग को, एक स्टेट के रिकॉर्ड्स को दूसरी स्टेट वाले मान्यता देंगे, लेकिन वो मान्यता कैसे देंगे और कितनी मान्यता देंगे उसके लिए संसद कानून बना सकती है। ये अधिकार किसको दे दिया गया? संसद को दे दिया गया। ठीक है। फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एनीवेयर विद इन इंडिया विदाउट द नेसेसिटी ऑफ अ फ्रेश suit upon the judgment. The rule applies only to civil judgment and not to criminal judgment. In other words, it does not require the courts of a state to enforce the penal laws of another state. तो देखो दो टाइप के मुद्दे होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सिविल मुद्दे होते हैं, एक होते हैं क्रिमिनल मुद्दे। सिविल मुद्दे तो कुछ ऐसी चीज़ों से जो जघन्य अपराध नहीं हो उनसे जुड़े हुए होते हैं, जैसे ज़मीन की लड़ाई हो गई है ना, कोई कोई संपत्ति की लड़ाई हो गई, इस तरीके की लड़ाई हो गई, बंटवारे की लड़ाई हो गई। क्रिमिनल होती है जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, ये सारे केस हो गए। तो ये बोल रहे कि साहब सिविल मुद्दा अगर कोई है उस पर किसी एक स्टेट की, जैसे मान लो हरियाणा गवर्नमेंट ने, हरियाणा के कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया किसी भी सिविल मुद्दे से रिलेटेड, तो उसको फिर राजस्थान का कोर्ट डायरेक्ट लागू करवा देगा। जैसे मान लो हरियाणा वाले ने दो भाइयों के बीच की जमीन के बंटवारे का कोई फैसला सुना दिया, उनकी जमीन राजस्थान में भी थी, तो अब ये फैसला हरियाणा कोर्ट ने सुना तो डायरेक्ट ही राजस्थान कोर्ट इसको लागू कर देगा। ये ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई राजस्थान वाली जमीन के लिए तो मैं अलग से सुनवाई करूंगा, नहीं, ये हरियाणा वाले की मान लेंगे। लेकिन कई कानून ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल होते हैं।
अलग अलग स्टेट में क्रिमिनल लॉज भी अलग अलग होते हैं, तो उस पर यह सिस्टम लागू नहीं है। क्रिमिनल लॉ के लिए अगर किसी स्टेट का कोर्ट कोई फैसला देता है तो दूसरी स्टेट का कोर्ट उसको डायरेक्टली लागू नहीं करवाएगा ना। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, द रूल अप्लाइज ओनली टू द सिविल जजमेंट एंड नॉट टू क्रिमिनल जजमेंट। इन अदर वर्ड्स, इट डज नॉट रिक्वायर द कोर्ट्स ऑफ अ स्टेट टू इन्फोर्स द पिनल लॉज ऑफ अनदर स्टेट। तो भाई किसी एक स्टेट के कोर्ट को दूसरी स्टेट के कोर्ट के पिनल लॉज यानी कि जो दंडात्मक विधान है उनको इन्फोर्स करने की जरूरत नहीं है, उनको इन्फोर्स करने की बाध्यता नहीं है। अच्छा जी, ये बात इसने बोली और हमने सुनी। अब बात करते हैं इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की। तो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब क्या है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करना। यही तो होता है ना कि मान लो ये स्टेट नंबर 1 है राजस्थान, ये स्टेट नंबर 2 है हरियाणा, ये स्टेट नंबर 3 है पंजाब, ये स्टेट नंबर 3 है एमपी, स्टेट नंबर 4 है गुजरात। तो भाई कोई भी स्टेट से किसी भी स्टेट में व्यापार हो सकता है, इधर से इधर बेच दो, इधर से इधर बेच दो, इधर से इधर बेच दो, इधर से इधर, किधर भी माल बेचना चाहो बेच सकते हो, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मैं तो इधर का उधर माल बेचण चालन लगी, है ना। तो इसके रूल क्या बनाया है कि कोई भी स्टेट वाले टांग ना लगा दे, क्योंकि माल बिकना बहुत जरूरी है। मैंने एक चीज़ बताया था कि हर एक स्टेट, हर एक कंट्री, हर एक देश, पहले के राजा महाराजा भी किस पे डिपेंडेंट होते थे? बिजनेस पे। बिजनेस होगा, टैक्स बढ़ेगा, टैक्स ज़्यादा आएगा, सरकार के पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो सरकार ज़्यादा विकास कल्याण के काम कर सकेगी। बिजनेस नहीं होगा, लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार के पास टैक्स नहीं आएगा, सरकार कल्याण के काम नहीं कर सकेगी, सरकार का दिवालिया निकल जाएगा। तो सरकार चाहती है बिजनेस धंधा हमेशा चलता रहे। तो उसी के लिए आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 301 से 307, आर्टिकल 301 टू 307 इन पार्ट 13 of the constitution deal with the trade, commerce and intercourse within the territory of India। तो ये आर्टिकल 301 टू 307 किससे डील करते हैं, किसके लिए बनाया गया स्पेशल, कि ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स भारत की भूमि के अंदर आराम से चलता रहे, उसके लिए बनाया गया। तो देखो तुम समझ सकते हो कि व्यापार को कितना ज्यादा महत्व दिया गया है, कि खुद 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 कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए कानून बनाया है, उसके लिए आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल 301 डिक्लेयर्स दैट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। आर्टिकल 301 बोलता है कि पूरे भारत में कोई कहीं पे व्यापार करना चाहे कर सकता है, ठीक है। द फ्रीडम अंडर दिस प्रोविजन इज नॉट कन्फाइंड टू इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बट ऑल्सो एक्सटेंड टू इंट्रा स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो क्या बोल रहा भाई, यो बोल रहा है कि मान लो यो राजस्थान से है और यो हरियाणा से है भैया, यो राजस्थान से, यो हरियाणा से। अब ये बोल रहा है कि 301 नंबर के आर्टिकल ने केवल तुमको ये फ्रीडम नहीं दी है कि तुम राजस्थान से हरियाणा माल बेच लो, वो तो तुम कर ही सकते हो, बल्कि ये भी फ्रीडम दे रहा है कि तुम राजस्थान की राजस्थान अंदर के अंदर भी कहीं पे भी माल चाहो बेच सकते हो। जोधपुर से झुंझुनू बेच सकते हो, झुंझुनू से जयपुर बेच सकते हो, जयपुर से बीकानेर बेच सकते हो। अंदर भी तुम्हें नहीं रोकेगा कोई और ना ही तुम्हें स्टेट से बाहर बेचने से कोई रोकेगा। दोनों तुमको फ्रीडम दी जाती है। रोके तो तुम आओ, कोर्ट के पास आओ और बोलो कि हमारे आर्टिकल 301 का वोलेशन किया जा रहा है, ठीक है। द फ्रीडम गारंटीड बाय आर्टिकल 301 इज अ फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। किसी भी रिस्ट्रिक्शन से, सभी रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम दी गई है कि तुम्हारे को धंधा करने में कोई रोके ना, तो तुम कोर्ट के पास आओ और ऐसे बोलो कि हमारे आर्टिकल 301 को वोलेट किया जा रहा है। एक्सेप्ट दोज विच आर प्रोवाइडेड फॉर इन अदर प्रोविजन आर्टिकल 302 टू 305 एंड ऑफ पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, दीज आर एक्सप्लेन्ड बिलो। तो बोला कि साहब 301 वाला आर्टिकल जो है उसमें सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन से तुमको फ्रीडम दी गई है कि कोई भी तुम पे कोई भी रोक नहीं लगाएगा। सबसे तुमको फ्रीडम दी गई है कि तुम आराम से धंधा कर सकते हो, लेकिन रोक किन किन आधारों पे लगाई जा सकती है वो हमने स्पेशल रूप से बता दिए हैं आर्टिकल 302 से 305 में, है ना। तो इनमें जो हमने लिख दिया कि भाई अगर ये काम तुम कर रहे हो तो हम रोक लगा सकते हैं, उन पे तो सरकार रोक लगा सकती है। इनके अलावा किसी भी तरीके से कोई रोक तुम्हारे पे नहीं लगाई जाएगी, आराम से धंधा करो। तो अब कौन कौन से आधार है, कौन कौन से वो बेसिस है जिन पे सरकार किसी पे रोक लगा सकती है धंधा करने से, तो हम देख रहे हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ पहला नंबर का, पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट। सीधा सीधा ये पढ़ो बस, इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। कि पब्लिक इंटरेस्ट में, सामान्य जनता के हित में पार्लियामेंट चाहे तो धंधा करने पर रोक लगा सकती है। जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, वायरस फैल रहा था, तो इसलिए किसी भी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना बंद कर दिया। क्यों? इससे पब्लिक इंटरेस्ट सही हो रहा था, क्योंकि अगर बंद नहीं करते तो वायरस बहुत ज़्यादा फैल जाता, लोग मर जाते। तो धंधा जरूरी है, लोगों की जान, लोगों की जान। तो सरकार ने सोचा कि चलो हमको नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों की जान बचनी चाहिए। तो उसने पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर दिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन स्टेट और बिटवीन स्टेट
रोक लगा सकता है। कौन? पार्लियामेंट। किसको अधिकार दिया गया? पार्लियामेंट को, ठीक है। ओके, बट बट द पार्लियामेंट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर अनदर, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टेट्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ गुड्स इन ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो बोला कि साहब पार्लियामेंट रोक तो लगा सकता है कि किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल नहीं बेचोगे क्योंकि हमको लोगों की जान बचानी है, लेकिन वो किसी एक स्टेट और दूसरी स्टेट में भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि हरियाणा वालों को तो छूट दे रही है कि हाँ तुम तो भेज दो, लेकिन राजस्थान वालों पे रोक लगा दी, तुम नहीं भेज सकते। नहीं, रोक लगेगी तो सब पे लगेगी, नहीं लगेगी तो सब पे नहीं लगेगी, है ना। ये सिस्टम होगा। दूसरे नंबर का देखते हैं। द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन on the freedom of trade, commerce, and intercourse with that state or within that state in public interest. But a bill for this purpose can be introduced in the legislature only with the प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अभी हमने जो बताया ना कि पब्लिक इंटरेस्ट में पार्लियामेंट भी रोक लगा सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट गवर्नमेंट भी रोक लगा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट तो खुद रोक लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट लगाना चाहे, पार्लियामेंट के पास पावर है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर लगाना चाहेगी बिजनेस पे, धंधे पे रोक पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मान लो यो स्टेट गवर्नमेंट है भाई, यो से हमारी स्टेट गवर्नमेंट, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट किसी से कम सके, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और ये चाहो ऐसा कि भाई बिजनेस धंधे पर मैं रोक लगा दूं, कांटा लगा दूं। तो सबसे पहले ऐसा कोई बिल लाएंगे ना, तो उसको बिल को लाने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी दादाजी की, यानी कि प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट ने बोला ओके यस यू नीड इट, यस ओके वेरी गुड गो अहेड। अगर प्रेसिडेंट ने यस बोल दिया, फिर ये बिल जाएगा उसकी विधानसभा में और वहां से पास करवाया जाएगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि नो नो मुन्ना नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर यहीं पे सारा मामला खत्म, कोई ऐसा बिल पास नहीं किया जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट भी ला सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल चाहिएगी, ठीक है। तीसरे नंबर का देखते हैं। द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट कैन इम्पोज ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी एनी टैक्स टू विच सिमिलर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड in that state are subjected. This provision prohibits the imposition of discriminatory taxes by state. तो देखो क्या होता है मिस्टर एंड मिसेस, आपको मैं बताता हूँ। यो मान लो गुजरात है, ठीक है, यो गुजरात से और यो महाराष्ट्र से, एमएच महाराष्ट्र। अभी मान लो भाई कि गुजरात में नॉर्मल मान के चल रहे हैं, गुजरात में कपड़े जो है ना, कपड़े बिकते हैं, उन पे सरकार 20% टैक्स लेती है, गुजरात की सरकार, ठीक है, लेती है टैक्स, ओके। अब महाराष्ट्र में मान लो सरकार 0% टैक्स लेती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कपड़े बनेंगे, उनकी कीमत क्या होगी? सस्ती होगी नहीं होगी भाई? सस्ती होगी नहीं होगी? होगी। कि गुजरात में मान लो किसी ने 100 रुपए की ड्रेस बनाई, उस पर 20% गुजरात सरकार और लेगी, तो उस ड्रेस के दाम बढ़ के हो जाएंगे 120 रुपए। लेकिन वही सेम ड्रेस, वही सेम कपड़ा, वही सफेदी, वही जाग, जब कम कीमत में तो कहीं और क्यों जाना। वो अगर महाराष्ट्र बनाएगी तो महाराष्ट्र में सिर्फ 100 रुपए की कीमत होगी, क्योंकि टैक्स वहां पे कुछ नहीं ले रहे। तो होगा क्या कि फिर गुजरात के लोग तो महाराष्ट्र से ही खरीदेंगे ना सारी टी शर्ट, क्योंकि गुजरात में तो महंगी पड़ रही है भाई वो। तो यहाँ पे ये पावर दिया गया है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कि अगर किसी दूसरी स्टेट से तुम्हारे पास कोई माल आ रहा है बिकने के लिए, तो तुम उस पर वो टैक्स लगा सकते हो जो उसी तरीके के सेम माल पे तुम, जो कि तुम्हारी खुद की स्टेट में बना है, लगाते हो। तो मैंने बताया कि गुजरात में अगर टी शर्ट बनती है तो गुजरात गवर्नमेंट उस पर 20% टैक्स लगाती है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाती। तो जब महाराष्ट्र से वो माल आएगा तो गुजरात गवर्नमेंट उस माल पर भी 20% टैक्स लगा सकती है। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि खुद की स्टेट में बना उस पर तो 20% टैक्स, है ना, और महाराष्ट्र से आ रहा है उसको बोले कि देख तुम्हारे पे तो 40% लगाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इनडिस्क्रिमिनेट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, इनडिस्क्रिमिनेट होना चाहिए। ये क्या होता है भाई साहब? इसका मतलब होता है कि पक्षपात नहीं करोगे किसी के साथ में, कि भाई नहीं पक्षपात कर रहे हैं, तुम वहां पर टैक्स लगा रहे हैं उतना ही उन पे भी लगा रहे हैं, हमारे वालों पे लगता है उतना ही तुम पे लगाएंगे, तुम पे ज्यादा नहीं उन पे ज्यादा नहीं, है ना, इस तरीके से, ताकि यहाँ वाले लोग फिर क्या हो, एक मार्केट बराबर का हो जाए। नहीं तो फिर गुजरात के लोग बोलेंगे भाई हमारा तो 120 में पड़ रहा है, तुम 120 रुपये टैक्स भी ले रहे हो 20 रुपये का, महाराष्ट्र वाला सस्ता पड़ रहा है, हमारा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, सब लोग महाराष्ट्र की टी शर्ट खरीद लेंगे। तो इसलिए गुजरात के व्यापारियों को बचाने के लिए ये ऐसा टैक्स लगाया जा सकता है जो ऑलरेडी वहाँ के व्यापार पर लग रहा हो, वैसा किसी दूसरे स्टेट से आने वाले माल पर भी लगाया जा सकता है। इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। चौथे नंबर की बात करें, द फ्रीडम under Article 301 is subject to the nationalization laws, that is the laws provided for monopolies in favor of the center of the state. ये क्या होता है अभी समझेंगे हम। Thus the parliament or the state legislature can make laws for the carrying on by the respective government any trade, business or industry or service, whether to the exclusion or complete partial of the citizens or otherwise. तो ये क्या बोल रहा है भाई साहब कि नेशनलाइजेशन के कुछ कानून है हमारे, नेशनलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी सरकार को मन में आए, जब भी तुम्हारा दिल करे, तो तुम ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस, सरकार को लगता है कि भाई ये तो अपुनिच को करने का है,
ये बिजनेस तो अपन ही करेगा, इस अपन के अलावा कोई नहीं करेगा इस पूरे भारत में। जैसे कि रेलवे, एक बात बताओ मुझे, रेलवे आज से कुछ साल पहले तक, अब तो चलो प्राइवेट ट्रेनें थोड़ी बहुत चलने लग गई, कौन चलाता था पूरी रेल? सरकारी चलाती थी, सरकारी थी पूरी की पूरी रेलवे। कोई आदमी चाहे तो भी रेलवे का धंधा नहीं कर सकता था। तो एक तरीके से सरकार की मोनोपोली थी इस पे, क्या थी? मोनोपोली। सरकार ऐसा कर सकती है, हाँ। अब देखो सरकार मोनोपोली कर रही है तो उससे एक और रिजल्ट निकल रहा है ना, क्या? कि कोई आदमी जो रेल का धंधा करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा, उस पर रिस्ट्रिक्शन लग रही है। और हमने अभी तो पढ़ा था आर्टिकल 301 में कि आर्टिकल 301 हर आदमी को, भारत के हर आदमी को कोई भी धंधा करने की छूट देता है और उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा, ऐसा आर्टिकल 301 बोलता है। लेकिन उसी में फिर ये एक्सेप्शन भी दे दी कि सरकार चाहे तो किसी भी धंधे में मोनोपोली में आ सकती है, उस पूरे धंधे को एक्वायर कर सकती है और ये भी बोल सकती है कि हमारे अलावा कोई भी आदमी इस धंधे को नहीं करेगा। तो उससे आर्टिकल 301 का वोलेशन नहीं माना जाएगा। तो यही किया हुआ यहाँ पे, ये लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ, द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 301 इज सब्जेक्ट टू द नेशनलाइजेशन लॉ। यानी ये फ्रीडम नेशनलाइजेशन लॉ के अंतर्गत आती है। यानी सरकार अगर चाहे किसी पूरे के पूरे बिजनेस को, पूरी पूरी कंपनियों को खरीदना और खुद चलाना तो वो कर सकती है, उसमें आप फिर कोर्ट में नहीं जा सकते हो, भाई हमको नहीं करने दे रही सरकार। दैट इज द लॉज प्रोवाइडेड फॉर द मोनोपोली इन फेवर ऑफ सेंटर और द स्टेट। तो ये जो नेशनलाइजेशन लॉ है ये ना सिर्फ सेंटर वाले हैं बल्कि स्टेट वाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है। जैसे मान लो राजस्थान गवर्नमेंट को कल को जज जाए कि भाई हम तो आज से राजस्थान में जितने भी कपड़े बनेंगे ना, या फिर जितनी भी चीनी बनेगी, शुगर मिल है, वो सारी हम ले लेते हैं, सरकारी करेंगे, चीनी का धंधा सिर्फ सरकार करेगी, कोई भी प्राइवेट आदमी नहीं करेगा। तो फिर ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता उनको, क्योंकि संविधान ने उनको पावर दिया है। पावर। Thus, the parliament or the state legislature can make laws for the carrying on by the respective government any trade, business, industry or service, whether to the exclusion complete or partial of the citizen or otherwise। तो चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है कि भाई हम भी धंधा करेंगे, हमारे साथ और भी कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है, प्राइवेट आदमी करना चाहे वो भी कर सकता है। या फिर वो ये भी कर सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि भाई धंधा सिर्फ हम करेंगे, हमारे अलावा इस धंधे को कोई नहीं करेगा। जैसे चीनी मिल है, शुगर मिल्स है, तो अगर गवर्नमेंट बोले कि साहब शुगर मिल तो आज से हम ही चलाएंगे, तो फिर कोई भी प्राइवेट आदमी अपनी शुगर मिल नहीं चला सकता, है ना। या फिर गवर्नमेंट ये बोल दे कि भाई हम भी चलाएंगे, दूसरे भी चला सकते हैं। जैसे श्री गंगानगर शुगर मिल है, श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ऐसा ऐसा कुछ है, ये सरकारी शुगर मिल है। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट शुगर मिल भी है, तो दोनों चल रहे हैं, पार्शियल चल रहा है कि भाई लोग भी चला रहे हैं, सरकार भी चला रही है। सरकार जो चाहे वो कर सकती है, सरकार को कोई नहीं रोक सकता, ये बात है सीधी सीधी सी, है ना। द पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट पार्लियामेंट कैन अपॉइंट, पानी पी लेता हूँ, जीभ अटक रही है। क्या होता है, जीभ के आगे का मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाता है ना, तो जीभ घूमती नहीं। एक घंटे से बोल रहा हूँ मैं। द पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द above provision relating to the freedom of trade, commerce and intercourse and restriction on it. The parliament can also confer on that authority the necessary power and duties but not such authority। क्या बोल रहा है कि भाई कोई ऐसी अथॉरिटी भी पार्लियामेंट बना सकती है जो कि इन चीज़ों का ध्यान रखेगी, पूरे भारत में घूमती रहेगी, जागते रहो, जागते रहो, ऐसा करती रहेगी और देखती रहेगी कि कोई भी स्टेट कहीं कहीं फ्रीडम पे, ट्रेड की फ्रीडम पे, इंटरकोर्स की फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रहा, प्रतिबंध तो नहीं लगा रहा। अगर लगा रहा है तो वो बताएगी, ऐसी अथॉरिटी बना सकती है, लेकिन ऐसी अथॉरिटी अभी तक बनाई गई नहीं है, कोई भी अथॉरिटी ऐसी बनाई गई नहीं है, ठीक है। और भाई बहुत बड़ा चैप्टर है ये तो, जनरल काउंसिल और बच रही है। अच्छा हो गया क्या फिर? चलो जनरल काउंसिल और पढ़ लेते हैं फिर, सल्टा ही देते हैं, बीच में क्या दो वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में सल्टा देता हूँ मैं इसको, हाँ। जनरल काउंसिल, द जनरल काउंसिल्स आर द स्टेट्यूटरी एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। मतलब क्या है इसका, कि हमने अभी जो इंटर स्टेट काउंसिल की बात की थी, है ना, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की थी, और जो रिवर बोर्ड्स की बात, इंटर स्टेट रिवर बोर्ड्स की, रिवर ट्रिब्यूनल्स की बात की थी, उनके बारे में तो कोई ना कोई आर्टिकल था संविधान का। और जहां पे भी संविधान किसी चीज के लिए बात करता है ना, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, CB, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। लेकिन स्टेट्यूटरी बॉडी उसको हम बोलेंगे जिसके बारे में संविधान ने नहीं लिखा, लेकिन बाद में, संविधान तो क्योंकि बहुत पहले लिखा गया था, उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ी कि ऐसी भी एक संस्था होनी चाहिए जो ये काम करे, जिसके बारे में संविधान में तो लिखा हुआ नहीं है। तो क्या किसी चीज़ के बारे में अगर संविधान में नहीं लिखा हुआ है तो वो चीज़ हम नहीं बना सकते? क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। अगर आपको आवश्यकता पड़े कि कोई नई चीज़ बनानी है जिसकी ज़रूरत है, कोई नई संस्था बनानी है जिसकी ज़रूरत है, तो आप सीधा सीधा विधान, जो भी आपकी संसद है, संसद में कानून पारित करवा के और कानून के माध्यम से भी कोई बॉडी, संस्था बना सकते हो। मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज होने की सोच रहा है, कितना सा है, जल्दी करना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी, है ना। तो उसको बोलते हैं जनरल काउंसिल, और वही जनरल काउंसिल बनाएगी किसी कानून के द्वारा, है ना। 4 टाइप की, जो 5 जनरल काउंसिल, 5 जनरल काउंसिल बनाएगी है, नदन, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न,
यानी कि उत्तरी, मध्यम, बीच की, ईस्टर्न ईस्ट की, वेस्टर्न वेस्ट की और साउथ की, ठीक है। और ये जनरल काउंसिल जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन कौन शामिल होता है इसमें। तो एक तो होम मिनिस्टर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्टर आज की डेट में अमित शाह। हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, दो मिनिस्टर होते हैं हर स्टेट से, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी, ये हमने देख लिया पहले, वो सेम लोग शामिल होते हैं, पढ़ लेना। फॉलोइंग पर्सन कैन बी एसोसिएटेड एज एडवाइजर विदाउट राइट टू वोट, यानी कि ये लोग तो मेंबर होते हैं जिनको राइट टू वोट होता है ऊपर जो हमने पढ़े। उसके अलावा नीचे वाले लोग भी ला सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं देंगे, ये सिर्फ बैठ के वहां पे राय देंगे। कौन हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट, प्लानिंग कमीशन हट चुका, ठीक है। और डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट, तो चीफ सेक्रेटरी हर स्टेट का और डेवलपमेंट कमिश्नर हर स्टेट का, या आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये भी शामिल हो सकते हैं। मेरी पेट डिस ना हो जाए, जल्दी से कर लेता हूँ मैं, ठीक है। द होम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्टर, इसका क्या होता है, चेयरमैन होता है। सारी की सारी पांच जनरल काउंसिल हमने देखी, सेंट्रल, वेस्टर्न, ईस्टर्न और नदन सदन, इनका पांच जनरल काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, जो होता है हमारा होम मिनिस्टर। ई चीफ मिनिस्टर एक्ट्स एज वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बाय रोटेशन। और हमने देखा कि हर काउंसिल में बहुत सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर भी शामिल होते हैं, तो उनमें से हर साल एक चीफ मिनिस्टर को वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन बनाया जाता है, अगले साल के दूसरे को बनाया जाता है। ऐसे रोटेशन चलते रहते, घूमते रहते हैं। आज इस स्टेट का, मतलब आज राजस्थान का बन गया इस साल, तो अगले साल हरियाणा वाले को बनाया जाएगा, उससे अगले साल पंजाब वाले को, उससे अगले साल गुजरात वाले को, उस जोन में जो जो स्टेट आती है उनके हिसाब से, है ना, ठीक है। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ डेलीबेटरी एंड एडवाइजरी बॉडी है, जो जनरल काउंसिल है, ये राय देती है सिर्फ कि उन स्टेट्स के बीच में जो है संबंध अच्छे बने रहे, ठीक है। काम क्या करती है ये, टू अचीव एन इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, कि सब लोगों के इमोशन जोड़े। गुजरात के थेपले राजस्थान वाले खाए, राजस्थान के दही, राजस्थान के जो है दाल बाटी चूरमा गुजरात वाले खाए, और पंजाब की लस्सी सब पिए। ये इमोशनल इंटीग्रेशन है ना, साथ में बैठ के पार्टी कराए उनको। टू हेल्प इन अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म एंड पर्टिकुलरिस्टिक ट्रेंड। तो बोले कि कई स्टेट में हो जाता है कि अरे भाई हमारी स्टेट तो, मतलब जैसे आजकल को खालिस्तान वाला मुद्दा चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो खालिस्तान वाला जो मुद्दा चल रहा है उसको बोलते हैं एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस, है ना। और पार्टिकुलरिस्टिक ट्रेंड बोलते हैं उनको, यानी वो भारत से अलग होना चाहते हैं। तो ऐसा काम नहीं हो, क्यों नहीं होगा, जब लोग आपस में बैठ के बातचीत करते रहेंगे तो वो अलग नहीं होना चाहेंगे, वो साथ में रहना चाहेंगे। तो ये जो काउंसिल है वो यही चाहती है कि लोग अलग होने की ना सोचे, भारत में मिलकर रहे। टू हेल्प इन रिमूविंग द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द सेपरेशन इन सम केसेस, सो दैट द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट इज सिंक्रोनाइज्ड। तो बोलते हैं कि साहब सेपरेशन ना हो, और मतलब कई स्टेट्स को जो हम अलग करते हैं, दो स्टेट बनाते हैं, उनके बीच में जो है सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट सारा हो सके, उसके लिए भी इंटर स्टेट काउंसिल काम करती है। टू इनेबल द सेंटर एंड द स्टेट टू कोऑपरेट विद ईच अदर इन सोशल एंड इकोनॉमिकल मैटर्स एंड एक्सचेंज आइडियाज एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू इवॉल्व द फॉर्मर पॉलिसी। तो सेंट्रल स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना था कि वो अपने एक आइडिया एक्सचेंज कर सके, और उनके बीच में जो है इकोनॉमिक और सोशल मैटर पर बातचीत हो सके, जैसे कि देश का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। टू कोऑपरेट विद ईच अदर इन सक्सेसफुल एंड स्पेडी एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो बहुत बड़े बड़े जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनमें आपस में सभी एक दूसरे की सहायता करेंगे तो वो जल्दी से हो जाएंगे, नहीं तो अटक जाएंगे, हो नहीं पाएंगे। जो बड़े बड़े हाईवे होते हैं, बड़े बड़े डैम बनते हैं, उनके लिए बातें कर रहे हैं, ओके। और उसके अलावा टू सिक्योर सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के जो अलग अलग रीजन्स है, अलग अलग भाग है, उनमें पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम यानी कि राजनीतिक समानता लाने के लिए भी ये आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की। किसकी बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की, यानी कि उत्तरी पूर्वी काउंसिल की। तो जो ये जनरल काउंसिल थी, ये तो हमने देखी सेंटर थी, नदन थी, सदन थी, वेस्टर्न थी, ईस्टर्न थी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य है, जो कि जैसे असम है, तो असम है और सिक्किम है ना, असम है और यार ये मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इस तरीके के जो राज्य है, इनके लिए एक अलग से काउंसिल बनाई गई, उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये सिर्फ उन्हीं राज्यों पे ध्यान देती है, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो इन एडिशन टू द अबव जनरल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज क्रिएटेड बाय ए सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। इसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया था। इट्स मेंबर इंक्लूड आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। तो ये सारे इसके मेंबर कौन है, आसाम है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम इसके मेंबर है। इट्स फंक्शन आर सिमिलर टू दोज ऑफ जनरल काउंसिल, वही सेम काम करता है जो जनरल काउंसिल करती है, लेकिन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य के अलग से एक बना दी गई है। बट विद द फ्यू एडिशन, इट हैज टू फॉर्मुलेट अ यूनिफाइड कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लान कवरिंग मैटर्स ऑफ द कॉमन इंपॉर्टेंस। इट हैज टू रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम द मेजर्स टेकन बाय द मेंबर्स स्टेट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर इन द स्टेट। तो वही देखता है कि भाई सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर ठीक से है या नहीं, उसके लिए क्या क्या वहाँ के जो स्टेट्स है वो ऐसा
काम कर रहे हैं कि वहाँ पे पब्लिक सिक्योरिटी बनी रहे, क्योंकि वो स्टेट जो है ना वहाँ पे आतंकवादी बहुत सारे रहते हैं, वहाँ पे स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये जो नशीले पदार्थ है ना इनकी, तो उनको उन स्टेट्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखे कि दूसरे देश वाले वहाँ पे टांग ना लगाए उनके सिक्योरिटी में, हमारी सिक्योरिटी में। तो ये काउंसिल वो काम भी करती है, ठीक है। अब जनरल काउंसिल के ये देखो कुछ दिया हुआ है, पढ़ लेना इसको, मेरी बेटी रिवेंडिस पढ़ सकते हो आराम से, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं, स्क्रीन ले लो इसका, ले लिया। ओके आगे चलते हैं। उसके अलावा ये म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स के लिए जो आर्टिकल है, संविधान के आर्टिकल दिए हुए हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर वाले हिस्से का ले लो, फिर नीचे वाले हिस्से का ले लो, और यहाँ पे ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लैपटॉप होने वाला मेरा टेस्ट, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। उधर पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, इसमें सारी पॉलिटी की वीडियोस मिल जाएगी। नीचे लाइक का बटन जरूर दबा देना और सब्सक्राइब जरूर दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।